माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका मेरे चैनल में वेलकम है। मैं इरिना आप सबका वेलकम करती हूँ। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पढ़ूंगी और पढ़ाऊंगी द लास्ट लेसन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। और ये अगर एसएससी बोर्ड में देखिए तो क्लास 10th में ये वाकई एक क्लास लेसन है। और क्योंकि ये लेसन लास्ट में दिया हुआ है, और अगर सीबीएसई बोर्ड में देखा जाए तो सीबीएसई बोर्ड में क्लास 12th का ये फर्स्ट लेसन है। और लेकिन लेसन का नाम है द लास्ट लेसन। तो इससे पहले कि हम लोग स्टोरी स्टार्ट करें, हम लोग पहले वी विल गो थ्रू अबाउट द ऑथर। ठीक है, ऑथर हम लोग एक बार पढ़ लेंगे। कौन इसके ऑथर हैं, वो क्या थे। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं आता है, जो मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ। एल्बर्ट डॉटर जो है वो नाइम्स में जन्मे थे, नाइम्स फ्रांस में जन्मे थे, मई 13 1840 में। फ्रेंच स्टोरी राइटर थे, नॉवलिस्ट भी थे, और उनको खास तौर से माना जाता है सेंटिमेंटल कहानियां लिखने के लिए। जो भी साउथ ऑफ फ्रांस, फ्रांस के साउथ की तरफ जो प्रोविंशियल, जो प्रांतीय लाइफ, जो वहाँ का जो प्रोविंशियल लाइफ था, उसके बारे में बहुत भाव संवेदनात्मक जिसे कहते हैं, सेंटिमेंटल भावुक कहानियां वो लिखते थे। इनके फादर थे विंसेंट जॉर्ज, ये सिल्क के मैन्युफैक्चरर थे, और ये अपनी दुख, ट्रेजेडी और फेलियर से अपने लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान थे। और 14 इयर्स के एज में एल्फोंस ने पहली बार पोएट्री लिखी थी, नॉवल लिखी थी। और 1856 में वो लियोन छोड़ गए, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे स्कूल डेज, अपने स्कूल के दिन ज्यादा बिताए थे। और स्कूल टीचर के रूप में उसके बाद उन्होंने काम किया एलएस गार्ड में, सदर्न फ्रांस में। उनका जॉब बहुत ही अच्छा था, और फिर बाद में बहुत कुछ एक्सपीरियंस उनको मिला। और इन एक्सपीरियंस से उन्होंने एक नॉवल लिखा था, लीप इट चोज। और बाद में एल्फिंस डॉर्डन ने जूलिया एलर्ड से शादी की थी 1867 जनवरी में, और वो भी टैलेंटेड राइटर थी। और इनके दो बेटे थे, लियोन लूसियन, और एक बेटी थी बेथमी। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। बाय चांस अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में अगर पूछ लिया जाए तो यू कैन जस्ट आंसर द क्वेश्चन इजिली। ये थोड़ा बहुत जिस्ट कब जन्मे थे आ नहीं सकता, लेकिन कहाँ क्या थे, स्टोरी राइटर थे, नॉवलिस्ट थे, और वगैरह वगैरह, कहाँ पे एज अ टीचर उन्होंने काम किया, जो मेन चीजें हैं वो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेन, पहले हम लोग मेन चैप्टर पढ़ लेंगे, उसके बाद उसकी समरी और वर्ड मीनिंग्स भी मैं रिटर्न आप लोगों को दे दूंगी। ठीक है, तो द लास्ट लेसन जो है, द लास्ट लेसन जो ये एक स्टोरी है, ये फ्रांस नामक एक छोटे से बच्चे का है, छोटा सा स्टूडेंट है। उसकी उसके बारे में ये कहानी है। और वो स्कूल में बहुत लेट पहुंचता है, और वो देखता है कि जर्मन लैंग्वेज को कंपलसरी बनाने का ऑर्डर आ चुका है, और उसका ये आखिरी लेसन है फ्रेंच में। और कहानी में जो फ्रांस शिक्षा, जो टीचर है, और कक्षा के दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत भावुक हो जाते हैं। उनकी भावनाओं को, किस तरह की भावना उनको हो जाती है, क्यों उनको उनकी भावनाओं को दर्शाया गया है, क्योंकि वे अपनी मातृभाषा और अपनी राष्ट्रीय पहचान के नुकसान के बारे में सोचते हैं। क्योंकि उनको एहसास होता है कि, खास तौर से फ्रांस को एहसास होता है कि भाषा और संस्कृति को बचाना कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अपनी भाषा ही होती है। ठीक है, तो वो छोटे से शहर सॉरी, छोटे से शहर में है। और इसमें मातृभाषा का महत्व कितना है, कितना अपनी लैंग्वेज को सीखना कितना जरूरी है। क्योंकि हम लोग जो, अब बहुत लोग कहते हैं कि हिंदी, अरे हिंदी है तो हिंदी भाषी देश में हम लोग, लेकिन हिंदी ना बोल के इंग्लिश बोलते, तो कहते हैं मुझे तो इंग्लिश आती, मुझे तो हिंदी नहीं आती। तो ये चीज बहुत ही खराब चीज है। हिंदी, हिंदुस्तान में रहकर अगर हिंदी बोलना नहीं आता है तो उसमें गर्व करने वाली बात नहीं है। हाँ, ये और है, बात है कि आप कहीं और ऐसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जहाँ साउथ में या फिर एक बंगाल साइड में, वहां पे आपकी हिंदी पुअर है तो वो चलता है। लेकिन इसमें आना सब कुछ चाहिए। ठीक है, हिंदी मेन, क्योंकि राष्ट्रीय भाषा है तो हिंदी आनी चाहिए। तो यही चीज एहसास फ्रांस को भी होता है। और फ्रांस जो वो इस चीज को एहसास करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो नैरेटर है वो फ्रांस खुद है। ठीक है, तो एल्फिंस डोडेट ने यहाँ पे द लास्ट लेसन में शुरू किया, यहाँ पे इसने इन्होंने लिखा है, फ्रांस जो है वो अपनी
नरेटर फ्रांस है। अगर पूछा जाए हु इज द नरेटर और व्हाट इज द नेम ऑफ द नरेटर, तो आप कह सकते हैं फ्रांस द लिटिल बॉय, या फिर लिटिल स्टूडेंट। ठीक है, छोटा सा स्टूडेंट है, छोटा सा लड़का है जो कि जिसका नाम फ्रांस है, और ही इज ओनली द नरेटर। ठीक है, now we'll go through the lines. I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because Emmanuel said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. फ्रांस कह रहा है मैं स्कूल के लिए निकल पड़ा और बहुत लेट निकला उस दिन। सुबह में बहुत लेट निकला, देर से निकला, और मैं बहुत ड्रेड मने फियर, ड्रेड मने डर, और मुझे बहुत डर था किस बात का, स्कोल्डिंग की, डांट पड़ेगी, खास तौर से क्योंकि एम हैबल ने हमें कहा था कि वो सवाल करेंगे पार्टिसिपल्स, जो कि इंग्लिश का ही एक चैप्टर है। पार्टिसिपल्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल होते, तो पार्टिसिपल्स इंग्लिश में, तो आप लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, आप लोग को पता है पार्टिसिपल्स क्या है, तो पार्टिसिपल्स चैप्टर पे वो क्वेश्चन करेंगे। और मुझे, एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे उसके बारे में एक भी शब्द नहीं पता, इसलिए उसको डर लग रहा था, उसे बहुत डर लग रहा था कि क्योंकि पार्टिसिपल्स के विषय में अगर पूछेंगे तो मुझे तो थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है इसके बारे में, और मैंने तैयारी की नहीं है। So for a moment I thought of running away and spending the day out of doors. मैंने एक पल के लिए तो मुझे लगा कि मैं सारा दिन घर के बाहर बिताने के बारे में उसने सोचा सारा दिन घर के बाहर बिताऊं, स्कूल ना जाऊं, एक भाग जाऊं यहाँ से। उस एक पल के लिए उसे लगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊं और सारा दिन मैं घर के बाहर ही बिताऊं, मैंने स्कूल भी ना जाऊं। It was so warm, so bright, the birds were chirping the edge of the woods, and in the open field of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. बर्ड्स चर्पिंग आउट, बहुत गर्म था, इट वाज सो वार्म, क्योंकि ठंडा देश है, तो ठंडे देश में जब जब ठंडे देश में क्या होता है, धूप निकलती है तो बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वो ब्राइट बोला गया है। ठीक है, तो उसको हल्की हल्की धूप निकली थी, गरम गरम लग रहा था उसे, तो बहुत अच्छा लग रहा था, कह रहा है कि बहुत दिन बहुत गरम गरम सा था, इतना खुला खुला, खिले खिले धूप निकले हुए थे, और जो चिड़िया है वो चहक रही थी, जो बर्ड्स हैं वो चर्पिंग माने चहक रही थी एट द एज ऑफ द वुड्स, माने जंगल के छोर पे, बोलते हैं ना, जंगल के किनारे पे जो बर्ड्स जो है वहां पे बैठ के चर्पिंग कर रहे थे, चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड, और ओपन फील्ड में, ओपन फील्ड माने वहां पे खुली जगह में, एक खुली फील्ड थी, जगह थी जहाँ पे, एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल, सॉ मिल क्या होता है, सॉ मिल वो फैक्ट्री जहाँ पे लकड़ी काटी जाती है। सॉ मीनिंग्स मैं आप लोगों को देती रहूंगी, ठीक है। सॉ मिल एक अगर पूछा जाए तो यू कैन से सॉ मिल इज अ फैक्ट्री फॉर कटिंग वुड। ठीक है। तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि खिली खिली धूप है, बर्ड्स चिड़िया चहचहा रही हैं, और जो वहां पे एक फील्ड है, एक बड़ा सा फील्ड है वहां पे, किसके पीछे, सॉ मिल, जो एक फैक्ट्री है जो जो लकड़ी काटती है, तो लकड़ी काटने की फैक्ट्री के पीछे एक बड़ा सा ओपन खुली जगह है, और वहां पे प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, प्रूशियन सोल्जर्स। अच्छा, प्रूशियन सोल्जर्स, इसमें आप लोगों को मैं एग्जिस्ट बता दूं, प्रूशियन सोल्जर्स क्यों बोला गया है इसमें। फ्रांस और प्रुशिया का वॉर हुआ था, जिसमें फ्रांस को डिफीट कर दिया गया था, फ्रांस को हरा दिया गया था, तो फ्रांस प्रुशियन वॉर बोलते हैं। प्रुशिया में जर्मनी, पोलैंड और कुछ पार्ट्स ऑफ सम पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। प्रुशिया उस समय मिलकर था, जर्मनी, पोलैंड और कुछ ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्से मिलकर प्रुशिया बोला जाता था। तो 1870 और 71 में वॉर हुआ था, उसमें प्रुशिया जो है वो जीत गई थी और फ्रांस को उन्होंने हरा दिया था। तो प्रुशिया में क्या क्या आ सकता है, जान लीजिएगा, जर्मनी, पोलैंड एंड सम पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, ये चीजें थी प्रुशियन वॉर में। ठीक है, तो प्रुशिया में, तो प्रुशिया लोगों के साथ 1870 और 71 में जो वॉर हुआ था, तो उस समय इन्होंने, प्रुशिया ने फ्रांस को हरा दिया था। तो उसी की बात ये पे, प्रुशिया जो, अगर ओरिजिनली यू कैन से द नेम प्रुशिया ओरिजिनली रिफर टू अ बेल्टिक लैंड, साउथ ईस्टर्न कोस्ट में बेल्टिक सी है,
बेल्टिक सी है, उसके साउथ ईस्टर्न कोस्ट में बेल्टिक लैंड है, जो कि पोलिश के अंडर में था, अंडर पोलिश एंड जर्मन रूल मिडिल एजेस में। पोलैंड और जर्मन इनके अंडर में था। तो प्रुशिया तब था। तो प्रुशिया ने जो है वो फ्रांस को हरा दिया था। तो अब प्रुशिया ने फ्रांस को हरा दिया था, तो अब इसीलिए यहाँ पे प्रुशियन सोल्जर्स लोग क्या कर रहे थे, दे वर ड्रिलिंग। ड्रिलिंग माने एक्सरसाइज करना। वो लोग भाई करते हैं ना, जब मार्च पास्ट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जब क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। जब आप लोग उसमें जब 15 अगस्त में आप लोग क्या करते हैं, आप लोग मार्च पास्ट की प्रैक्टिस करते हैं। तो वो प्रूशियन सोल्जर्स भी यहाँ पे आके अब उनको रहना है, तो उन्होंने फ्रांस को हरा तो दिया, इसलिए वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे या फिर प्रैक्टिस कर रहे थे। It was all much more tempting than the rule of participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. और ये which was ये सब तो ज्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने उसे लगा, उसने सोचा मन ही मन कि ये खुले खेतों में जो सैनिक जो सोल्जर्स हैं यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सब तो पार्टिसिपल्स के रूल्स से कहीं ज्यादा अच्छा है, कहीं ज्यादा मनमोहक है। लेकिन फिर रेजिस्ट माने रोकना अपने आप को। लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन मुझे विरोध करने की शक्ति थी। मैंने अपने मन को रोका, और कि नहीं, अच्छा तो लग रहा था कि भाई स्कूल ना जाएं और यहीं रुक जाएं, ये अच्छा लग रहा है ज्यादा देखने में, स्कूल जाएंगे तो डांट पड़ेगी। लेकिन फिर भी उसने अपनी इस मन की इच्छा को रोका, और वो जल्दी से बोला कि नहीं, मुझे यहाँ नहीं रुकना है, और वो भागता हुआ स्कूल गया, स्कूल के लिए निकल गया वहीं से। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all the bad news has come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer. And I thought to myself, without stopping, what can be the matter now? अब जब कह रहा है कि जब मैं वहां से गुजरा, टाउन हॉल मतलब क्या होता है? टाउन हॉल माने एक कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग होती है, सरकारी बिल्डिंग, वहां से टाउन हॉल के पास से मैं गुजर रहा था। तो बहुत भीड़ जमी हुई थी। बुलेटिन बोर्ड माने जहाँ पे न्यूज, जैसे नोटिस बोर्ड होती है ना, वैसे बुलेटिन बोर्ड, वहां पे सब तरह के नोटिस, कुछ अगर जारी करना होता है तो वहां पे लग जाता है बोर्ड पे। तो फ्रंट बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत भीड़ जमी थी। और फॉर द लास्ट 2 इयर्स ऑफ, और पिछले 2 सालों से, फॉर द लास्ट 2 इयर्स मैंने पिछले 2 सालों से जितनी बुरी खबरें हैं वो यहीं से आया है। क्या लॉस्ट बैटल्स, अगर कोई बैटल हार गए, युद्ध हार गए, तो वो उसकी खबर। द ड्राफ्ट माने जो कंपल्सरी फोर्सिबली, मतलब जब सरकार को, जब मिलिट्री फोर्स को जब और ज्यादा सैनिकों की जरूरत होती है लड़ने के लिए, तो वो आम जनता के पास ऑर्डर पास करते हैं कि तुम लोग तैयार रहो, तुम लोगों को भी लड़ना है। तो ये एक ऑर्डर पास होता है, तो उसको कहते हैं ड्राफ्ट। मतलब दे वर एनफोर्स्ड टू जॉइन द आर्मी, आप लोग भी आर्मी में आइए। क्यों होता है, कई बार हुआ भी है कि भाई सेना कम पड़ गए, लोग कम पड़ गए, भाई घायल हो जाते हैं, तो और ज्यादा लोग कहाँ से आएंगे? तो आम जनता जो है, कॉमन जो पीपल है, उनसे बोला जाता है कि आप लोग आइए और लड़िए, ज्वाइन करिए, ठीक है, या फिर सेवा करिए मिलिट्री वालों की। तो ये ड्राफ्ट हो, या ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, किसी कमांडिंग ऑफिसर का कोई ऑर्डर हो, वो भी उसी बुलेटिन बोर्ड में रहता था लिखा हुआ। एंड आई थॉट टू माई, और फिर मैंने मन ही मन सोचा, बिना रुके, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके मैंने सोचा मन ही मन। तुरंत मेरे ख्याल आया, अब क्या बात हो सकती है, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, ने अब क्या बात हो सकती है, अब क्या हो गया भाई, क्योंकि इतनी भीड़ लगी है, जरूर कुछ ना कुछ तो होगा। Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me. फिर कह रहे, जब मैं वहां से जल्दी जल्दी, मैं जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी मैं वहां से निकला, तो वहां जो लोहार था, वॉचर, उस वो भी वहीं था, और विद इन अप्रेंटाइज मैंने अपने जो असिस्टेंट के साथ, वो भी अप्रेंटाइज मैंने असिस्टेंट, अपने असिस्टेंट के साथ वो भी वहां पे था, और वो भी बुलेटिन बोर्ड में वो जो न्यूज छपा था वो पढ़ रहा था। उसने मुझे कॉल्ड आफ्टर मी, मैंने उसने मुझे पीछे से बोला। क्या बोला? पुकारा, बोला, डोंट गो सो फास्ट बब। बब माने जैसे हम कहते हैं ना बेटा, अरे बेटा, अरे बच्चा, जो बोलते हैं वो इंग्लिश में बोलते हैं बब। डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। अरे तुम इतनी जल्दीबाजी मत करो बेटा, तुम स्कूल के लिए बहुत सारा टाइम है, बहुत आराम से जा, मतलब जाओ।
ये एक तरह से हो सकता है टोन था, क्योंकि वो लेट निकला था। कह रहे तुम आराम से जाओ, बहुत टाइम है, आराम से जाओ, इतनी जल्दीबाजी मत करो। आई थॉट ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे पैसे पे, क्योंकि वो लेट हो चुका था, तो उसने कहा कि मुझे तो लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड, मतलब बहुत लोग बोलते हैं ना, हाँ बहुत टाइम है, आराम से जाओ, आज जब स्कूल का टाइम निकल गया और या होने वाला है, तो कहते हैं अरे अरे बहुत टाइम है, आराम से रहो, सो के जाओ आराम से। तो इसको भी, फ्रांस को भी लगा कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है, एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ माने हाँफते हुए। एम हैमल्स के लिटिल गार्डन में, एम हैमल जहाँ पे पढ़ाते थे, वहां पे बाहर बगीचा भी बना हुआ था। जिस स्कूल में वो पढ़ाते थे वहां पे बगीचा बना हुआ था, तो वो वहां पे एम हैमल के गार्डन में पहुंच गया, आउट ऑफ ब्रेथ माने एकदम हाँफते हुए। ये जल्दी जल्दी भागा था ना, तो हाँफेगा ही, हाँफ रहा था, एकदम सांस फूल रही थी उसकी। यूजुअली when he was usually Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street, opening and closing of desks, lessons repeated in unison। मतलब usually मैंने आम तौर पर जब भी स्कूल शुरू होता था, तो बहुत हसल बसल मैंने शोर शराबा, हसल बसल को होते हैं, तुम्हारे घर में हमेशा शोर शराबा रहता है तो हसल बसल बोलते हैं, तो बसल माने भी नॉइज। तो जब भी आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था, तो बहुत ज्यादा शोर होता था, जो कि सुनाई देता था सड़क में भी। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, मैंने डेस्क होता है ना जिसके अंदर बैग हम लोग रख देते हैं, तो डेस्क का खुलना बंद होना, और ये इसकी आवाज आती थी। यूनिजन मैंने ऑल टुगेदर, एक साथ सब लेसन रिपीट करते थे। कभी कभी बच्चे होते हैं ना, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, मतलब या फिर राइम्स बोल रहे हैं, तो पीछे पीछे एक रिपीटेडली एक साथ सब लोग मिलके जो बोलते हैं, तो एक यूनाइटेड, यूनिजन माने यूनाइटेड तरीके से, एक साथ सब लोग मिलकर एक साथ एक आवाज में सब लोग रिपीट करते हैं, ये सब सुनाई देता था। वेरी लाउड, और बहुत तेज, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और इतना तेज होता था कि हम लोग अपने हाथ अपने कानों के ऊपर रख लेते थे, जिससे कि समझ में आए। कभी कभी कुछ सुनाई नहीं देता है, तो हम लोग हाथ कान के ऊपर रख लेते हैं और सोचते हैं क्या कि अच्छी तरह से सुनाई दे। तो इतने शोर शराबे में कभी कभी हम लोग क्या करते थे, अपने अच्छी तरह से समझ में आए इसलिए कानों पर हाथ रख देते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, रैपिंग माने एकदम फटकना। टीचर भी अपने बड़े से डंडे को लेके या स्केल को लेके टेबल पे खट खट मारते थे, तो उसकी आवाज भी सुनाई देती थी। किन किन चीजों की आवाज सुनाई देती थी, पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। what was the atmosphere when he entered the school, जब वो स्कूल एंटर किया, या यूजुअली what happens when the school begins, तो जब आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता है तो क्या होता है, ये आ सकता है, ठीक है। बट नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, माने वो कह रहा है कि आमतौर पर तो ऐसा होता था कि सुनाई नहीं देता था, मतलब सब एक साथ रिपीट कर रहे हैं लेसन, डेस्क खोल रहे हैं बंद कर रहे हैं, शोर शराबा, लेकिन आज सब कुछ जैसे थमा हुआ सा लग रहा था, शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। काउंटेड माने रिलाई, काउंटेड माने भरोसा करना। मुझे भरोसा होता था, कमोशन माने ये जो शोर शराबा होता था, शोर शराबे पे ही मुझे भरोसा होता था, और मैंने शोर शराबा होता था तो मैं आराम से निकल जाता था। जब भी मैं वहां से पहुंचता था, तो शोर शराबे की फायदा उठाते हुए मैं वहां पहुंच जाता था, इसका आसरा लेके, सहारा लेके, कि मुझे कोई देख भी ना पाए भाई। लेकिन जब शांत बैठा होगा तब तो वो दिख जाएगा ना। तो उसे लगा कि इस सब का सहारा लेके मैं तो शोर शराबा का सहारा लेके मैं बिना किसी की नजर में आए पहुंच जाता था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। संडे को तो स्कूल नहीं होता है, तो कह रहा है उस दिन, लेकिन उस दिन जो है वो संडे की सुबह की तरह एकदम शांत था। हम्म। मुझे एकदम संडे की सुबह, संडे में स्कूल नहीं होता है, स्कूल बंद होता है, तो पहले तो उसे लगा कि बिना किसी के दिखाए अपनी डेस्क तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन जब उस दिन जो था एकदम सब कुछ एकदम शांत था, संडे की सुबह की तरह। फिर क्या हुआ? Through the window, I saw my classmates already in their places and M. Hamel walking up and down with his travel and ruler under his arm. और मैंने खिड़की से मैंने जब देखा, तो मेरे जो साथी हैं उनको मैंने देखा, वो पहले से ही अपने अपने प्लेस पे, अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, और वो अपने बैठ चुके थे, और एम हैमल बड़े भयानक से डंडे को बगल में दबाए, आर्म्स अंडर हिज आर्म्स, मैंने बगल में दबाए, अपने बगल में दबाए वो
इधर उधर घूम रहे थे। अप एंड डाउन माने ऊपर नीचे नहीं, अप एंड डाउन माने इधर उधर घूम रहे थे। ठीक है, एंड एम हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल, एम हैमिल जो है वो इधर उधर अपने जो रूलर है उसको बगल में दबाए इधर उधर घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और मुझे दरवाजा खोलना पड़ा और सबके सामने ही मुझे अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। आपको ब्लश माने जब मेरा चेहरा लाल हो गया था, क्योंकि मैं जब डर लगता है तो एकदम चेहरा क्या, और शर्म आती है तो लाल हो जाता है, और जब डर लगता है तो भी चेहरा लाल हो जाता है, कान एकदम लाल लाल हो जाते हैं। तो कह रहा है कि आप इमेजिन कर सकते हो, आप समझ सकते हो कि कितना मैं उस समय मेरा चेहरा लाल हो गया था और कितना मैं डरा हुआ था, बट नथिंग हैपेंड। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, एम ने मुझे देखा और बड़े दयालु तरीके से उन्होंने मुझे बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से तुम अपनी जगह पे जाओ। अब उन्होंने डांटा नहीं, लिटिल फ्रांस, वो तो लिटिल फ्रांस तुम जल्दी से अपने जगह पे जाओ, वी वो बिगनिंग विदाउट यू, हम लोग तो तुम्हारे बगैर ही शुरू करने वाले थे, मैंने हम लोग तुम्हारे बगैर ही लेसन शुरू करने वाले थे। आई जम्प टू द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, मैं जल्दी से कूदा और मैं अपने डेस्क पे जाके बैठ गया। Not till then when I had got a not till then when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap. हम्म। और जब थोड़ा सा डर मेरा जब थोड़ा कम हुआ, डर कम हुआ, मैंने ओवर माय फ्राइट, मैंने गॉट ओवर माय फ्राइट मतलब जब मेरा डर थोड़ा सा कम हुआ, मेरा डर तो था ही, तो डर के मारे उसने देखा ही नहीं था उनकी तरफ। लेकिन जब उन्होंने बोला तुम्हारे बिना, आओ बैठो, तुम्हारे बिना ही हम लोग शुरू करने वाले थे, तो उसने वो कूद कर अपने डेस्क पर जाके बैठ गया, और उसने तब तक उन्होंने देखा ही नहीं था उसको, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि एम हैमिल जो है वो सुंदर सा ग्रीन कलर का कोट पहने हुए हैं, झालरदार शर्ट पहनी हुई है, और काले छोटी सी सिल्क की टोपी भी पहन रखी है, जिस पर उन्होंने सिल्क की टोपी पहन रखी है। कहाँ पे था? ये रहा। मैंने देखा टीचर ने हरे रंग की कोट पहन रखी है, झालरदार झालर जो होते हैं ना, शर्ट में झालर बने होते हैं, तो झालरदार शर्ट पहनी हुई है, छोटी सी सिल्क की कैप पहनी हुई है, उसमें भी एम्ब्रॉयडरी की हुई है, मैंने नकमश में कढ़ाई की हुई किया गया है, कढ़ाई करते हैं ना, कढ़ाई किया हुआ है। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, और जो वो कभी नहीं पहनते थे, इतने अच्छे ड्रेस वो कभी नहीं पहनते थे, सिवाय जिस दिन प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होता था उस दिन, या फिर इंस्पेक्शन होता था जब बाहर से इंस्पेक्शन करने के लिए आते थे, तो इन दिनों के सिवाय वो कभी ये पहनते नहीं थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्स सो स्ट्रेंज एंड सोlemn, और इसके अलावा पूरा स्कूल बड़ा अजीब लग रहा था, पूरा स्कूल बड़ा अजीब लग रहा था, एकदम शांत था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी इन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, लेकिन सबसे सरप्राइजिंग, सबसे आश्चर्यजनक चीज मुझे जो लगी वो था बैक बेंचेस को देखकर। पीछे के जो बेंचेस थे वो हमेशा हमेशा खाली रहा करता था, वहां पे गांव के लोग बैठे हुए थे, वे विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, और हम लोग की तरह विलेज के लोग, सारे गांव के लोग, बड़े बूढ़े लोग होते थे वहां पीछे आके बैठते थे, तो विलेज के सारे लोग वहां पे हमारी तरह ही बैठे हुए थे, वहां पे ओल्ड हॉजर थे, ओल्ड हॉजर, ओल्ड हॉजर वहां पे बैठे हुए थे। ओल्ड हॉजर भी वो नाम ही है एक तरह से, ठीक है, ओल्ड हॉजर दिया गया है, मतलब अ, वो किया गया है ओल्ड हॉजर, मतलब ये बहुत ही बड़े बूढ़े थे ओल्ड हॉजर। ओल्ड हौसा बैठे हुए थे विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, वो तिकोना, थ्री कॉर्नर्ड हैट मतलब तिकोना टोपी पहनी हुई थी, तीन कोने उसके निकले हुए होते थे, तिकोना हैट पहने हुए थे। जो पहले के जो मेयर थे वो भी थे, जो पहले मेयर रह चुके थे वो भी थे। और कौन थे? और द फॉर्मर पोस्टमास्टर, जो पहले के जो पोस्टमास्टर का काम करते थे वो भी थे वहां पे, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड, और इनके अलावा बहुत सारे लोग भी वहां पे थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, सब लोग वहां पे उदास दिख रहे थे, and Hauser had bought an old primer, thumbed at the edges, and he held it open on his knees, and his great spectacles lying across the pages. पूरा गांव के लोग वहां पे बैठे हुए थे, चुपचाप बैठे थे, ठीक है, और उसमें सब लोग दुखी दिखाई दे रहे थे। ओल्ड हॉजर ने, ओल्ड प्राइमर माने क्या होता है? ओल्ड प्राइमर माने होता है जो
छोटे बच्चों के लिए होता है। छोटे बच्चों के लिए होता है और एबीसीडी माने शुरुआत जो बिगिनिंग पढ़ना प्राइमर माने पहले शुरुआत में जो पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों की जैसी का होती है बुक्स एबीसीडी पढ़ते हैं फिर ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय पढ़ते हैं तो ये सब चीजें हैं। तो ओल्ड हाउसर जो वहां पे बैठे हुए थे वो एक बच्चों वाली किताब लाए थे क्योंकि ये लोग बूढ़े लोग थे इन्होंने पढ़ाई लिखाई कभी की नहीं थी तो ये लोग अब बुढ़ापे में अब शुरुआत से पढ़ाई लिखाई करना चाह रहे हैं। तो वो उनके हाथ में उस तरह की एक बुक थी जो कि एबीसीडी या फिर एबीसीडी इंग्लिश में है तो उनका भी शुरुआती जो लेटर्स हैं वो सब उसमें उसकी एक बुक थी वो उन्होंने पकड़ रखा था। थम्ब्ड एट द एजेस एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज उन्होंने मतलब थम्ब्ड ऑन हिज माने उन्होंने अंगूठे से पेज को उलटने के माने थंब एट द एजेस माने पेज को जो वो पलटते हैं ना तो पेज को बार बार पलटते हैं तो जिस जगह पे हम लोग रख के हाथ रख के पलटते हैं वो गंदा हो जाता है। तो वो जो बुक उन्होंने पकड़ रखी थी वो जहाँ पे हम लोग थंब रख के जहाँ पे हम लोग पेज पलटते हैं वहां पे निशान बने हुए थे एंड उन्होंने उसको ओपन करके खोल के उस बुक को उन्होंने अपने घुटनों के ऊपर रख लिया विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस और उन्होंने घुटनों पर खुला रखा और उसका बड़ा सा चश्मा भी उन्होंने उसके ऊपर रख दिया। While I was wondering about it all, Emmanuel mounted his chair in the same grave and gentle tone which he had used to me. और जब मैं यही सब देख रहा था while I was wondering मैं wondering मैंने आश्चर्यचकित जब मैं यही सब सोचकर बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा था ये सब देखकर एम हैमल जो है वो अपने चेयर पर बैठ गए माउंटेड इन चेयर पर एम हैमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए और उन्होंने क्या किया and in the same grave and gentle tone which he had used to me my children this is last lesson I shall give you मैंने बड़े ग्रेव मैंने गंभीर तरीके से कुर्सी पर बड़े गंभीर तरीके से बैठ गए और बड़े विनम्र अंदाज में बड़े पोलाइटली उन्होंने बोला मेरे बच्चों ये आप लोगों का लास्ट लेसन है ये आप लोगों का अंतिम लेसन है जो मैं तुम लोगों को आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine क्योंकि एल्सेस और लॉरेन ये इन दो जगहों पर प्रुशिया वालों ने कब्जा कर लिया था। तो अब जो है वो फ्रांस की ये दो चीज जगहों में जो प्रुशिया ने कब्जा कर लिया था तो अब इन जगहों में ऑर्डर आ गया है उन्होंने क्या बोला कि आदेश आ गया है मैंने स्कूलों में केवल अल्सास और लॉरेन में अब स्कूलों में अब केवल जर्मन पढ़ाने का बर्लिन से ऑर्डर आ गया है। ठीक है। अल्सास और लॉरेन में ऑर्डर आ गया है बर्लिन से कि केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो और जो नया मास्टर है नए जो टीचर है वो कल आ रहे हैं। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन ये आपका आखिरी फ्रेंच लेसन है मैंने फ्रेंच सब्जेक्ट का आखिरी लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सब बड़े अटेंटिव रहो बड़े एकाग्र तरीके से मतलब ध्यान से पढ़ो। What a thunderclap these words were to me मने ये सुनकर मेरी जैसे थंडरक्लैप बिजली की कड़कड़ाहट की तरह मुझे लगे। बिजली कड़कती है तो कि एकदम अचानक लगती है तो ये शब्द जो उन्होंने बोला बिल्कुल बिजली की कड़कड़ाहट की तरह थे। मैंने एकदम चौंक गया मैं क्योंकि उसने वहां पे तो बुलेटिन बोर्ड पे ही देखा था। अब उसे अंदाजा होगा। उसने कहा ये जो उन्होंने जो बोला कि ये लास्ट लेसन है और जर्मन पढ़ाई जाएगी तो नए मास्टर कल आ रहे हैं। तो ये थंडर मतलब बिजली बिजली की कड़क की तरह मेरे कानों में बजे एंड हार्डली न्यू हाउ टू और ओ द wretches क्लैप दीज वर्ड्स थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी ये सब एकदम बिजली की कड़कड़ाहट की तरह ये शब्द मेरे कानों में चुभे। ओ द wretches दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल ओ तो इसका मतलब उन लोगों ने अब अब आगे लोगों ने वहां पे जो टाउन हॉल पे यही लिखा था इसका मतलब यही नोटिस लगा था यही बुलेटिन बोर्ड पे यही न्यूज लगा हुआ था। अब उसे ध्यान आया माई लास्ट लेसन मेरा आखिरी लेसन हाय वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट अब तो मुझे बिल्कुल मुझे तो मुश्किल से ही कुछ लिखना आता है। मतलब मुझे तो लिखना बिल्कुल ही नहीं सीखा मैंने। क्या हुआ मतलब पहले बच्चे सोचते हैं ना अरे सीख लेंगे अरे पढ़ लेंगे अरे हो जाएगा लेकिन जब अंत समय आ जाता है एक्चुअली जब उनको करना जब जितना समय में उनको सीख लेना चाहिए वो नहीं सीख पाते हैं कल पे टाल देते हैं। तो ये चीज ही
इसमें भी वो दिखा रहे हैं कि वो कह रहा है कि अरे मुझे तो कभी मैंने तो कभी लिखना भी नहीं सीखा, मैंने तो लिखना भी नहीं सीखा। और क्या किया, हार्डली न्यू टू राइट, मुझे तो मुश्किल से ही पता है, मैंने ना के बराबर मुझे लिखना आता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, क्या मुझे और ये सीखने को नहीं मिलेगा? आई मस्ट स्टॉप देयर देन, तो मुझे यहीं रुक जाना पड़ेगा। ओह हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माय लेसन्स, अरे कितना दुख हो रहा है मुझे कि मैं अब आगे ये लेसन्स नहीं पढ़ पाऊंगा। For seeking birds' eggs or going sliding on the Sar, my books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now, and that I couldn't give up. अब क्या कह रहा है कि मैं तो चिड़ियों के अंडे ढूंढने में ढूंढने और सार पर, जो सार होती है, सार पर फिसलने के, मतलब मैं क्या करता था, चिड़ियों के अंडे ढूंढता था, स्लाइडिंग करता था सार पे। और सार क्या है? एक रिवर है, ठीक है। सार रिफर्स टू अ रिवर दैट बॉर्डर्स द फ्रांस एंड जर्मनी, माने फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पर एक रिवर था, सार रिवर। वहां पे वो इंस्टेड ऑफ स्टडिंग ही यूज्ड टू स्लाइड देयर, वहां पे खेलता था, स्लाइड करता था, फिसलता था। सार रिवर, सार रिवर है। पूछा जा सकता है सार, व्हाट इज सार? तो सार एक रिवर है जो कि फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर में था। तो वो क्या कर रहा है कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं तो चिड़ियों के अंडे ढूंढता था, और फिर चिड़ियों के अंडे ढूंढता था, सार रिवर के पास वहां जाके खेलता था, वहां सब फिसलता था, स्लाइड करता था। और मेरी जो किताबें, जो मुझे हमेशा परेशानी लगती थी, कुछ दिनों, कुछ अवाइल लगो, कुछ समय पहले ये जो किताबें हैं मुझे बड़ी भारी लगती थी, मुझे परेशानी लगता था, मतलब नुइसेंस माने मुसीबत, मुसीबत लगती थी। कुछ देर पहले बहुत भारी लगता था मुझे कैरी करने में, मेरा ग्रामर, मेरी हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, सेंट्स की हिस्ट्री। और मैं, ये सब ओल्ड फ्रेंड्स हो गए अब मेरे, अब ये मेरे पुराने दोस्त हो गए। एंड आई, और ऐसे दोस्त हो गए जिनको अब मैं छोड़ नहीं सकता। मैंने जब समय था तब नहीं पढ़ा, अब उसे जब पता चला कि ये सब नहीं पढ़ पाएंगे, तो अब उसे लग रहा है ये सब पुराने दोस्त हो गए जिनको मैं छोड़ नहीं पाऊंगा। मतलब रिपेंट कर रहा है वो, पछता रहा है क्यों नहीं पढ़ लिया मैंने। And 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 M. Hamill too. The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his rule and how cranky he was. और M. Hamill के बारे में भी मुझे बहुत दुख हो रहा है, ये सोच कर कि किस तरह से मैं उनको, किस तरह से वो चले जाएंगे और मैं उनको कभी नहीं देख पाऊंगा। ही इज गोइंग अवे, वो चले जा रहे हैं और मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। ये सब सोचकर मैं भूल ही गया उनकी रूलर, और वो कितने क्रैंकी, माने कितने स्ट्रिक्ट, और कितने डांटते थे, कितने स्ट्रिक्ट रहते थे, कितना उनका, ये सब मैं भूल गया। उनकी डांट, उनका जो रूलर, वो सब मैं भूल गया। पुअर मैन, बेचारे, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। और तो कह रहे बेचारे, अब पुअर मैन किसको बोला जा रहा है? सर को, एम हैमिल को, ये पूछा जा सकता है। पुअर मैन, बेचारे, अच्छा, तो अब कह रहा है अच्छा इसीलिए इन्होंने ये संडे क्लोथ्स पहना। संडे क्लोथ्स माने अच्छे कपड़े। संडे क्लोथ्स माने संडे का कपड़ा नहीं, संडे संडे क्लोथ्स माने इतने सुंदर, सुंदर सुंदर कपड़े उन्होंने इसीलिए पहन रखे हैं, नाइस क्लोथ्स। एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वाज सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। और अब मुझे समझ में आया कि ये जो बूढ़े गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, वो क्यों रूम के पीछे वाले बेंच में बैठे हुए हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, क्योंकि इसलिए क्योंकि उनको भी दुख हो रहा है दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल एनी मोर, कि वो कभी स्कूल नहीं आए और अब आगे जा भी नहीं, आगे सीख भी नहीं पाएंगे। इस चीज से उनको भी दुख हो रहा है। इट वॉज द वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years of faithful service and showing the respect to the country that was theirs no more. अब ये जो 40 years, अच्छा एम हैमल कितने साल तक उन्होंने काम किया, ये भी आ सकता है। हम्म। तो ये वो लोग कह रहे हैं कि अब अभी सोच रहा है कि अच्छा इसका मतलब वो लोग जो आए अपने मास्टर, मतलब एम हैमिल को थैंक्स करने के लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए, उनका भाई वो चले जाएंगे और 40 years तक, 40 साल तक उन्होंने वफादारी से सेवा की, इस स्कूल में पढ़ाया, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए, कंट्री को रेस्पेक्ट देने के लिए, जो कि अब उनका नहीं रह गया, जो कि प्रुशिया ने कब्जा कर लिया। इस चीज के सम्मान के लिए वो लोग यहाँ पे, जो अब उनका नहीं था,
माने जो टीचर थे उन्होंने 40 वर्ष 40 वर्ष तक निष्ठापूर्वक सेवा की, उसके लिए धन्यवाद देने आए सब लोग, और उनका जो अब वो देश जिसका वो जो अब उनका नहीं था, तो सम्मान के खातिर वो लोग अपना इस तरीके से वो लोग पढ़ने आए थे। While I was thinking of this, of all this, I heard my name called. और जब मैं यही सब सोच रहा था, तो मुझे अपने नाम को पुकारा जाते हुए मैंने सुना. It was my turn to recite. और अब मेरी बोलने की बारी थी. मैंने रिसाइट करना, मैंने लेसन सुनाने की बारी मेरी थी. मेरा टर्न था. What I would not have been given to be able to say the dreadful rule of participle all through very loud and clear and without one mistake. अब कह रहा है कि बिना किसी गलती के पार्टिसिपल जैसे इस मुश्किल नियम को वो भी जोर जोर से क्लियर तरीके से सुनाने की, तो मैं चाह रहा था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाता था, लेकिन मैं, क्योंकि मैं सुनाने में समर्थ होने के लिए मैं कुछ नहीं करने को, मतलब मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, मैं, मेरा मन कर रहा था कि मैं सुनाऊं जोर जोर से. जब मैंने लास्ट लेसन था तो उसको बड़ा वो लगा कि सर पूछ रहे हैं, तो मैं सुनाऊं पार्टिसिपल्स के सारे रूल सुना दूं तेज तेज बोल के, बिना किसी मिस्टेक के, बिना किसी गलती के मैं सारे रूल सुना दूं. मन तो किया सारे रूल सुना दूं, बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर. लेकिन मैं पहले ही शब्द में, मतलब मैंने शुरुआत ही की थी, उसी में मैं एकदम पहले ही शब्दों में मैं उलझ गया, और वहां मेज पर मैं खड़ा रह गया. वहां पे मैं डेस्क के पास खड़ा रह गया, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग. और मैं जब डेस्क को पकड़ के खड़ा रह गया, तो मेरा दिल जब वो तेजी से धड़क रहा था. एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनकी ओर नजरें उठा के देखूं. मतलब एक तरह से शर्मिंदगी भी फील हो रही थी कि देखो मैंने कुछ पढ़ा नहीं. Not daring to look up. I heard M. Hamill say to me, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. See how it is. अब एमएल कह रहे हैं कि एम एमएल ने मुझे कहते बोला, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं फ्रांस, तुम्हें बहुत ही बुरा महसूस हो रहा होगा. देखो ऐसे किस तरह से तुम, बहुत ही तुम्हें बुरा लग रहा होगा, और बुरा लगना भी चाहिए. बोला कि तुम, उन्होंने बड़े मैंने कायदे से उन्होंने बोला, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रेंड्स, लेकिन तुम्हें बुरा लगना चाहिए. देखो किस तरह से किया तुमने, मैंने देखो क्या हालत कर लिया तुमने. मतलब तुम पढ़ना चाहिए था, तुमने नहीं पढ़ा. एवरी डे वी हैव सेट टू आवरसेल्व्स, बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. माने हर रोज हम लोग ये कहते हैं, अरे छोड़ो बहुत टाइम है. वहां मैंने यहाँ पे बोलते वहां मैंने बहुत टाइम, मैंने मेरे पास, अरे टाल देते थे हम लोग. हम लोग परेशान हो जाए, अरे बहुत टाइम है, जो हम लोग बोलते हैं ना, अरे बहुत है टाइम है पढ़ लेंगे. तो वही कहते, हम लोग हर रोज अपने आप से खुद से, अब एम हैमल खुद से खुद की बात भी इसमें कर रहे हैं. हर रोज हम लोग खुद से कहते हैं, अरे छोड़ो बहुत टाइम है अभी, आई लर्न इट टुमारो, मैं कल पढ़ लूंगा, कल सीख लूंगा, कल पढ़ लूंगा, कल याद कर लूंगा. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट. और अब देखो हम लोगों का क्या अंजाम हुआ, क्या अंजाम हुआ. दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस. और यही सबसे बड़ी परेशानी है एल्सेस की. अल्सास यहाँ के लोगों की, मतलब भारत की यही खराबी है, भारत देश की यही खराबी है. हम लोग बोल देते हैं कभी कभी, इस शहर की यही खराबी है. तो उसी तरह से वो कह रहा है यही एल्सिस की खराबी है. शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. ये एल्सिस की यही खराबी है कि वो सारी चीज जो है वो टाल देती है कल के लिए. हर चीज को टाल देती है कल के लिए. अल्सास की साथ भी यही परेशानी है, वो सीखने के लिए हर चीज को टाल देती है, कल पर टाल देती है. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak or write your own language? अब आउट देयर मतलब फेलोज आउट देयर माने जो बाहर के लोग. कौन बाहर के लोग? जो क्रिश्चियन लोग आएंगे, दूसरे देश के लोग जो आएंगे, अब वो लोग खुद कहेंगे, तुमने उनको, हम लोगों ने उनको हक दे दिया बोलने का, अब वो लोग हमसे कहेंगे यस कैसे, हाउ इज इट, ऐसा कैसे. प्रिटेंड मैंने दिखावा करना, तुम तो दिखावा करते हो, तुम फ्रेंच मैन हो, तुम फ्रांस के हो, लेकिन फिर भी तुम ना तो बोल सकते हो ना लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज को. ऐसे कैसे फ्रेंच हो, ऐसे कैसे वही कहते हैं ना, अरे तुम बंगाली हो, अरे तुम बंगला लिखना पढ़ना नहीं आता, तुम पंजाबी हो, पंजाबी लिखना पढ़ना नहीं आता, भारतीय हो, हिंदी बोलना लिखना नहीं आता. भारत भारत का तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सेक्युलर कंट्री है, भारत में बहुत सारे कास्ट के लोग रहते हैं. लेकिन
फ्रेंच का तो कहा जा सकता है, तुम लोग किस तरह के अपने आप को दिखावा करते हो, तुम लोग फ्रेंच हो। लेकिन किस तरह के फ्रेंच हो, ना तो बोल पाते हो ना लिख पाते हो अपनी लैंग्वेज को। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस। फिर वो कहता है कि लेकिन यू आर नॉट द वर्स्ट, माने तुम ही अकेले नहीं हो, हम सब लोग, तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। वी ऑल हैव अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, माने हम सब लोगों ने ही, हम सबको ही दोष देना चाहिए। तो हमारे पास स्वयं को दोष देने के लिए भी काफी पर्याप्त कारण है। क्या कह मतलब, ये एम हैमल इस जीत को, इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। यू आर नॉट द वर्स्ट पोल, तुम ही एक, ये बुराई केवल तुम्हारे में अंदर नहीं है, तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। वी ऑल हैव अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, हम लोगों के पास भी ये कमी है। रिप्रोच माने ब्लेम करना, हम लोग खुद को भी इस चीज के लिए दोषी मानते हैं, ब्लेम करते हैं। रिप्रोच माने ब्लेम करना, दोष लगाना, हम लोग खुद को भी इस बात के लिए दोषी मानते हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, अपने पेरेंट्स ने भी कभी इतने एंशियस, इतने इच्छा जाहिर नहीं की कि वो आप लोगों को पढ़ाए। दे प्रिफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ज्यादा प्रेफर किया, ज्यादा सही समझा आपको फार्म में, मील्स में काम करने के लिए, जिससे कि कुछ थोड़ा पैसा और आए। और एंड आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मुझे भी दोष देना चाहिए, क्योंकि हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माय फ्लावर्स एंड इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने भी कभी तुम्हें फूलों पे पानी देने के लिए नहीं भेज दिया था, बिना अब तुम्हें लेसन पढ़ाए, बिना तुम्हें लेसन पढ़ाए क्या मैंने भी तुम्हें अपने प्लांट्स पे, फूलों पे पानी देने के लिए नहीं भेजा था? गलती तो मेरी भी है। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब भी मुझे फिशिंग पे जाना होता था, मछली पकड़ने जाना होता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलिडे, क्या मैंने तुम्हें हॉलिडे नहीं किया, तुम्हें छुट्टी नहीं दे दी थी? देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, उसके बाद एक के बाद एक दूसरी चीज, मतलब हम लोग भी तो एक के बाद एक दूसरा काम करवाने लगते हैं और पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। And Hamel bent on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, and that we must guard it among us and never forget it. एम हैमल बोलते रहे और उन्होंने बोला कि फ्रेंच लैंग्वेज, मैं तुम लोगों को मैं ये, एंड आई वांटेड टू, नहीं, एम हैमल वेंट ऑन, हाँ वो आगे और बोलते रहे बहुत ही लॉजिकल तरीके से, उन्हें बहुत ही युक्ति संगत तरीके से, सही तरीके से, तर्क संगत तरीके से वो बोलते रहे कि हमें अपने आपको गार्ड करना चाहिए और कभी भूलना नहीं चाहिए, मैंने अपने बीच अपने इन चीजों को सुरक्षित रखना चाहिए। अपनी, अगर हम लोग फ्रेंच हैं तो हम लोग फ्रेंच भाषा को लिखना, पढ़ना, बोलना, इस्तेमाल करना, वो करना चाहिए, इसको हमें गार्ड करना चाहिए, इसे हमें भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू द लैंग्वेज, एज इट इज फास्ट एज इट इज, एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। क्यों? क्योंकि जब तक हम हमें क्योंकि जब हम किसी देश के जब जब किसी देश के लोग गुलाम होते हैं, तो जब तक अपनी भाषा से मजबूती मजबूती से बंधे हुए नहीं रहते, जुड़े हुए नहीं रहते, तो ऐसा ही है। मैं जैसे मानो जेल की चाबी उनके पास है, की टू द प्रिजन, माने अगर हम लोग अपनी भाषा को बचा नहीं रख सकते, उसको भूल जाते हैं, तो उससे क्या होगा, जो गुलाम, जिन्होंने हमें गुलाम बना रखा है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग हमें कैद में भर के, अब कैद की चाबी जो वो अपने पास, मतलब बोलने का मतलब है वो अपने हिसाब से हमें चलाएंगे, अपने हिसाब से कंट्रोल करेंगे। वही वो बोल रहे हैं कि हमें जब तक हम अपनी भाषा से मजबूती से नहीं बंधे रहेंगे। अंग्रेज लोग जब आए थे, तो अंग्रेज लोगों ने जब इंग्लिश पढ़ाने पर ज्यादा जोर दिया था, आजकल तो सब इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ाने पर ज्यादा जोर दिया था, हिंदी कंपलसरी नहीं बोला था, लेकिन हम लोग हिंदी को छोड़े नहीं है। आज भी हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, तो क्या हुआ, हिंदी को भूले नहीं है, हिंदी हम लोग आज भी पढ़ते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं, हिंदी भी पढ़ते हैं, तो हिंदी को मत भूल जाइए, अपनी उसको मत भूल जाइए, अपनी जो उसको सुरक्षित रखिए। नहीं तो जो देश गुलाम बना रहा है, जो हमें गुलाम बना रहा है, वो क्या करेगा, हमें कैद में भरकर कैद की चाबी, मतलब कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा। देन ही ओपन द ग्रामर एंड रेड अस आवर लेसन, उसके बाद उन्होंने ग्रामर की बुक खोली और उन्होंने हमें लेसन पढ़ाया। आई वाज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ ये देखकर कि मैं कितनी अच्छी तरह से समझ गया। मतलब अच्छे से समझ गया, क्योंकि अब उनकी मन की इच्छा हो रही है समझने की। पहले जब सर पढ़ाते थे, तब मन में इच्छा ही होती थी, अरे सर पढ़ा रहे, कौन सुने, कौन पढ़े, तब इच्छा नहीं थी। जब यही चीज आप लोगों के लिए भी सीख है, स्टूडेंट्स के लिए, कि जब टीचर्स पढ़ाए तो उसको ध्यान से पढ़िए, कौन पढ़े, कौन सुने, अरे
ये चीज नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा थिंकिंग रखेंगे तो कभी पढ़ भी नहीं पाएंगे, कभी समझ भी नहीं पाएंगे। हालांकि टीचर बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आपका इंटरेस्ट होगा तो आप वाकई बहुत अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कितनी अच्छी तरह से मैं समझ गया। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, सो इजी। जो कुछ भी उन्होंने कहा वो कितना आसान था, कितना आसान था। आई थिंक टू दैट आई नेवर लिसन सो केयरफुली। और मैंने फिर ये सोचा कि मैंने शायद कभी इतने केयरफुली सुना ही नहीं था। दैट ही नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। और ना ही उन्होंने, हो सकता है शायद उन्होंने इतनी पेशेंस से कभी समझाया ना हो। इट सीम्स ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल दैट न्यू अबाउट गोइंग अवे। मने ऐसा लग रहा था देखकर जैसे मान लो बेचारे पुअर मैन, मने यहाँ पे फिर एम हैमल की बात हो रही है। एम हैमल चाह रहे थे कि जितना कुछ उन्हें ज्ञान है, जो कुछ वो जानते हैं, जाने से पहले सब कुछ हमें दे दें, सब कुछ हमारे सर में भर दें, एक एट वन स्ट्रोक में, एक बार में। अब टीचर सोचता है जा रहा है तो मैं जितना कुछ मुझे आता है मैं सब उन बच्चों को मैं सिखा दूं, जाने से पहले एक ही बार में सब कुछ हमारे सर में हमें भर दें, ऐसा लग रहा था। Now, after the grammar, we had a lesson in writing. That day, Memla had new copies for us written in a beautiful round hand. उस दिन फिर उसके बाद ग्रामर के लेसन के बाद, व्याकरण के लेसन के बाद हम लोगों का लिखने का, लेखन का पाठ हुआ, जिसे कहते हैं ना व्याकरण के बाद, ग्रामर के बाद हम लोगों का राइटिंग सेक्शन का काम आया। राइटिंग का काम समय आया, पीरियड आया। और उस समय, उस दिन एम हैमल ने हमारे लिए क्या लाए थे, हमारे फॉर अस मैंने हम लोगों के लिए नई नई कॉपीज लाए थे, रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड। और उसमें बड़े खूबसूरत गोल गोल, और राउंड हैंड माने गोल गोल मोटे मोटे शब्दों में लिखा था। क्या लिखा था? फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। ठीक है, फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस लिखा था मोटे मोटे शब्दों में। They look like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desks. और ऐसे लग रहे थे जैसे मने उन्होंने इस तरह से फ्रांस अल्सास ऐसे लग रही थी, सब लिखा हुआ था उसमें कॉपीज में, जैसे पूरी क्लास में ऐसे लग रहा था जैसे छोटे छोटे फ्लैग्स, छोटे छोटे झंडे जो है वो फ्लोट कर रहे हो, छोटे छोटे झंडे लहरा रहे हो हर जगह। इन द स्कूल रूम में हर जगह लहरा रहे हो। हंग फ्रॉम द रॉड, और वो रॉड से लटके हुए, किसी छड़ी से लटके हुए हमारे डेस्क पर कोई छड़ी हो और उस पे लटका हुआ हो, और सारे फ्लैग्स जैसा जैसा उड़ रहा है। मैंने बहुत ही सुंदर लग रहा था। हो सकता है उस कॉपीज में, उन जो कॉपीज वो लाए थे उसमें आ, जो फ्रांस के झंडे की तरह कलर होगा। तो जब कॉपीज जब खोल के बैठे थे तो ऐसा लग रहा था पूरे स्कूल के पूरे क्लास में रूम में झंडे लहरा रहे हो, छोटे छोटे झंडे लहरा रहे हो। You ought to have seen how everyone set to work. आपको देखना चाहिए था, मैंने देखने लायक था। काश आप देख सकते थे कि किस तरह से सब अपने काम में जुटे हुए थे। एट वर्क माने सब लोग अपने काम में लगे हुए थे। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितनी शांति थी सब जगह। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। और केवल एकमात्र जो आवाज थी वो पेपर पे पेन जब लिखते हैं, जब एक साथ सब लोग, जब एग्जामिनेशन हॉल में भी होता है, जब पेपर्स में आंसर शीट्स में आप लोग पेन से लिखते हैं, एक साथ सबके पेन की आवाज आती है, तो एक खस खस एक पेन की स्क्रैचिंग की आवाज आती है, तो वो आवाज केवल सुनाई दे रही थी। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the little ones who worked right on the tracing their fish hooks, as if that was French too. और केवल स्क्रैचिंग, पेन की स्क्रैचिंग की आवाज सुनाई दे रही थी। एक बार तो एक बीटल, बीटल माने वो इंसेक्ट है, भंवरा जिसे कहते हैं, एक बार एक भंवरा उड़कर अंदर भी आ गया, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया। और यहाँ तक कि इवन nobody paid attention to them, not even the littlest ones माने छोटे से छोटे, यहाँ पे लेकिन छोटे से छोटा मतलब छोटे से छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया। और who worked right on their fishing hooks as if it was French too. लिटिल वंस यहाँ पे एक तो कबूतरों के लिए भी बोला गया है। कबूतर जो है, छोटे छोटे कबूतर हैं। लिटिल वंस मतलब लिटिलेस्ट वंस में सबसे छोटे। अब कबूतर के बारे में बोला गया है, जो कबूतर वहां बैठे थे वो भी जैसे लग रहा है कुछ शांति से बैठे हो। फिशिंग हुक्स क्यों बोला गया है? फिश हुक्स, फिश की हुक्स जिस तरह से मुड़ी हुई होती है, जैसे जिससे मछली पकड़ते हैं, वो जो हुक होता है वो मछली पकड़ने के लिए सामने की तरफ मुड़ी होती है। तो इनके जो कबूतरों के जो पंजे होते हैं वो भी सामने की तरह मुड़े हुए होते हैं।
जो पंजे होते हैं जो उनके वो बिल्कुल मुड़े हुए होते हैं सामने से, फिश की हुक की तरह बहुत कुछ देखने में लगता है। तो जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक बार एक बीटल, एक भंवरा सब अंदर आ गया, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि जो छोटे से छोटा माने कबूतर, पिजन, लिटलेस्ट वंस, माने यहाँ पे पिजन की बात हो रही है, आ सकता है ये आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन में। ठीक है, लिटलेस्ट वंस माने छोटे से छोटे, मतलब यहाँ पे दिस मीन्स पिजन्स या कबूतर, जो ऐसे काम कर रहे थे जैसे हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिशिंग हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, माने ऐसा वो लोग ऐसे अपने पंजे उनके मुड़े-मुड़े फिश हुक्स की तरह हैं, वो लोग ऐसे बैठे हुए थे जैसे वो लोग भी फ्रेंच पढ़ रहे हों, वो लोग भी फ्रेंच सीख रहे हों। ऑन द रूफ ऑफ द पिजन्स कूड वेरी लो, और कू माने कूड करना माने द साउंड मेड बाय द पिजन्स, का जो पिजन जो साउंड करती है, कबूतर जो आवाज करती है उसको कू बोलते हैं। तो पिजन्स जो जो आवाज कर रही थी वो भी बहुत धीरे धीरे कर रही थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने मनी मन अपने आप में ही सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। दे मने यहाँ पे किसकी, प्रशियंस की बात हो रही है, जो प्रशिया जो जो उन्होंने अपने यहाँ पे अपना कब्जा कर लिया है, ना कंट्रोल कर लिया है, तो क्या उनके लिए कहा जा रहा है कि क्या ये प्रशियंस लोग, ये इनसे भी क्या, देम मने यहाँ किसकी बात हो रही है, देम मने पीजेंट्स की, क्या ये प्रशियंस लोग जो क्या इनसे भी जर्मन में गाना गवाएंगे, मतलब इनसे भी ये पीजन जो गुटरगू करेगी तो क्या जर्मन में करेगी, इनसे भी क्या जर्मन बुलवाएंगे। Whenever I looked up from my writing, I saw Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing and then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. जब भी मैंने देखा अब लिखते-लिखते अब फ्रॉम एन आईटी मैंने जब जब भी मैंने लिखते-लिखते जब भी मैंने नज़र उठा के देखा, मैंने देखा एम हैमल जो है वो एकदम बैठे हुए हैं, एकदम स्थिर होकर, अपनी चेयर में बिना मूवमेंट के, बिना हिले-डुले एकदम स्थिर होकर बैठे हुए हैं, और एक गेज़ करना माने घूर कर देखना, घूर-घूर कर वो पहले एक चीज़ पर, उसके बाद किसी दूसरी चीज़ पर, माने एक-एक चीज़ जो कमरे में है, सब चीज़ को घूर-घूर कर देख रहे हैं, ऐसा मानो जैसे कि वो अपने माइंड में फिक्स कर लेना चाहते हैं। ऐसे मानो जैसे कि वो अपने दिमाग में स्कूल के कमरे की हर एक चीज को अपने दिमाग में अंकित कर लेना चाहते हैं, अपने दिमाग में बिठा दे लेना चाहते हैं, इस तरह से वो उसको हर चीज को देख रहे हैं। Fancy, for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his classes in front of him just like that. अब उन्होंने कहा कि फैंसी माने मतलब ये बहुत ही अच्छी बात है, मैंने ज़रा सोचो, कहती हैं ज़रा सोचो किस तरह से यहाँ पे उन्होंने कितने साल काट दिए। हाँ, ये आ सकता है कितने साल उन्होंने यहाँ पे काम किया, ठीक है। फॉर 40 इयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, 40 साल से, ज़रा सोचो, फैंसी माने ज़रा सोचो, 40 साल तक वो यहाँ रहे एक ही जगह पे, और एक विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, उनके विंडो के बाहर, उनके खिड़की के बाहर वही गार्डन, बगीचा, और उसकी क्लास उसके सामने, लेस लाइक दैट, बिल्कुल सेम, हमेशा की तरह 40 साल से एक जैसा क्लास और वो बगीचा, सब एकदम एक जैसे 40 साल से एक जगह में भी पढ़ा रहे हैं। केवल बदला क्या है, ओनली द डेस्क एंड द बेंचेस हैड बीन वोर्न आउट माने एकदम वॉर्न स्मूथ माने पुराने हो गए हैं। केवल सब चीज़ बिल्कुल वैसे के वैसे, केवल मेज़ और कुर्सियाँ जो घिस-घिस कर स्मूथ हो गई हैं। जब नई-नई होती है तो खुरदुरी होती है, और जब घिस-घिस के जब बा बा ज़्यादा यूज़ होता है तो क्या एकदम स्मूथ हो जाती है, चिकनी हो जाती है। तो केवल सब चीज़ वैसा ही है, केवल डेस्क्स और जो बेंचेज़ हैं, डेस्क्स एंड बेंचेज़, ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ, केवल डेस्क और बेंचेस जो हैं वो केवल यूज हो के, मतलब इस्तेमाल हो के वो चिकनी हो गई हैं। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, और वॉलनट ट्रीज मैंने अखरोट का पेड़, अखरोट के पेड़ जो हैं वो गार्डन में और लंबे हो गए हैं। भाई पहले से जो बदलाव आया उसमें यही बदलाव आया, जो डेस्क और बेंचेस वो चिकनी हो गई हैं, और जो अखरोट के पेड़ हैं गार्डन में वो और लंबे हो गए हैं। एंड द हॉप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और वो जो बेल वाइन बोलते हैं ना, बेल, खिड़की से लिपटते हुए जिन्होंने जो हॉफवाइन एक प्रकार का बेल है, वो बेल उन्होंने लगाया था, वो भी कहाँ चला गया? जो उन्होंने खुद प्लांट किया था, जो उन्होंने खुद लगाया था, ट्वाइन्ड अबाउट द विंडो, ट्वाइन्ड माने ट्विस्टेड, मुड़-मुड़ के, विंडोज़ टू द रूफ, वो भी जो उन्होंने बेल लगाई थी, वो भी मुड़-मुड़ के लिपटते हुए वो एकदम छत तक
पहुंच गई है। जैसे मनी प्लांट लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, तो वो क्या बेल एकदम ऊपर तक पहुंच जाती है, खींच के लगा दीजिए तो ये भी जो था, उन्होंने जो हॉपवाइन लगाई थी, जो बेल लगाई थी, वो भी मुड़ते मुड़ते ट्विन मैंने मुड़ते मुड़ते एकदम ऊपर के विंडो से होते हुए पूरा छत तक पहुंच गई थी। How it must have been broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room, above packing their trunks. Trunks माने यहाँ पे लगेज की बात हो रही है, ठीक है? तो how it must have been broken his heart, अब वो कह रहा है इन सबको छोड़ने में ये कितना उनको दुख हो रहा होगा, कितना उनके दिल पर दिल टूट गया होगा इन सबको छोड़ के जाना है ये सोचकर, बेचारे पुअर मैन बने, बेचारे पुअर मैन माने एम हैमल। और वो क्यों उनको बेचारा बोला, क्योंकि वो अपने ही सिस्टर को जो ऊपर जो है वो, क्योंकि एम हैमल यहीं पे रहते थे, एम हैमल यहाँ पढ़ाते थे रूम में, और उनका घर वहीं पे था, सामने इसलिए गार्डन बना रखा था, ऊपर वो रहते थे वहां पे अपने सिस्टर के साथ। तो उनका दिल किस तरह से टूट गया होगा, किस तरह से उनको इन सबको छोड़ने में कितना कितना दर्द हुआ होगा उनको, जब उन्होंने ये सुना कि ऊपर वाले रूम में उनकी सिस्टर, उनकी बहन जो है वो सब लगेजेस पैक कर रही है। पैकिंग देयर ट्रंक्स माने पैकिंग देयर लगेज, अपने लगेज पैक करी, क्योंकि भाई उनको छोड़ के जाना है, अब यहाँ रह तो सकते नहीं है, यहाँ पे दूसरा जर्मन टीचर आएगा तो वो रहेगा, तो वो किस तरह से, और 40 साल से ये पढ़ाते रहे हैं, तो अब जर्मन टीचर आएगा तो वो रहेगा, तो इनको तो यहाँ से छोड़ के जाना है, क्योंकि ये तो फ्रेंच के टीचर हैं। तो ये उनकी सिस्टर जो है वो ऊपर वाले कमरे में जिस जब अपनी लगेज पैक कर रही थी, तो ये सब सुनकर वो उनको आवाजें आ रही थी। आवाजें इसलिए आ रही थी क्योंकि एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था, कहीं से आवाज नहीं थी, शांति थी, तो ऊपर जो चीजें खिसकाने की आवाज या पैकिंग कर रही थी, तो कुछ ना कुछ वो उनको आवाज सुनाई दे रही थी, और ये सब सुनकर उनका दिल टूट रहा था। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको अगले ही दिन कंट्री छोड़ना था, देश छोड़ना था। But he had the courage to hear every lesson to the very last. लेकिन उनके पास माने एम हैमल का दिल तो टूट रहा था, लेकिन वो उनको अंत तक माने हर पार्ट को, माने उनमें हर पार्ट को सुनने का, अंत तक सुनने का साहस था। उनमें हर एक लेसन को लास्ट तक सुनने का दम था, करेज था, हिम्मत थी। आफ्टर द राइटिंग वी हैड लेसन इन हिस्ट्री, और राइटिंग के लेसन के बाद हम लोगों का इतिहास, जो हिस्ट्री हिस्ट्री का लेसन स्टार्ट हुआ, ठीक है? और फिर क्या, एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बी बू बू, मतलब, और बेबीज माने यहाँ पे स्टूडेंट्स माने जो राइटिंग सेक्शन के बाद हिस्ट्री का सेक्शन शुरू हुआ, और फिर सारे बच्चे जो है, बेबीज बने स्टूडेंट्स जो है, वो जोर जोर से अपने बा बे बी बो बू करके बोले, और सब बोल उठे, और वो एक साथ बोल उठे, डाउन देयर बा बेबी वो क्या है, जैसे ये फोनेटिक साउंड है, फोनेटिक साउंड होता है जिस तरह से, जैसे क मने का, सी से क, या के से क, तो अ मने ए अ, इस तरह से, प मने पी। तो ये जो फोनेटिक साउंड, जब हम लोग जब कोई वर्ड बनाते हैं तो फोनेटिक साउंड, करेक्ट तो के माने करेक्ट, क स माने सी या एस, तो वो इस तरह से वर्ड्स बनाते हैं, तो वो चीजें ये लोग रिपीट कर रहे थे। अ मने आ मने एप्पल, इस तरह से उनको पहचान करा रहे थे। तो ये सब चीजें बच्चे जो है वो इन सबको, ये फोनेटिक साउंड जो है वो सीख रहे थे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands spelled the letters with them, और वो जो वो ओल्ड हाउसर जो थे, वहां पे जो ओल्ड हाउसर थे, वो दोनों हाथों में बूढ़े जो थे, बूढ़े हाउसर जो थे, उसमें चश्मा पहन लिया था, और अपनी बुक को उन्होंने दोनों हाथों में पकड़कर उनके साथ ही वो भी बा बेबी जो है वो रिपीट कर रहे थे, बोल रहे थे। यू कुड सी दैट यू यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, और आप देख सकते हैं कि, मतलब, ये नरेटर का सुना रहा है कहानी, फ्रांस जो है वो कहानी सुना रहा है, कह रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल रो रहे थे, लिटरली रो रहे थे, वो भी, मतलब, उनको रो रहे थे, क्यों? क्योंकि उनको भी बड़ा खराब लग रहा था
कि वो ओल्ड हाउसर भी इतने भावुक हो गए थे कि वो रोने लगे थे। एंड उस पे चश्मा चढ़ा के, हाँ, वो दोनों हाथों में अपने उस प्राइमर बने, जो नर्सरी की किताब है, प्राइमर बने, वही मैंने बोला था, नर्सरी की किताब या छोटे बच्चे जो पढ़ते हैं, वो बुक हाथ में रखकर स्पेल द लेटर्स बने, वो भी पीछे पीछे लेटर्स बोल रहे थे, अब देख सकते थे वो क्राई कर रहे थे, लिटरली वाज क्राइंग, रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल विद इमोशन, ट्रेम्बल माने कांपना, शेक करना। तो उनकी आवाज जो है वो इमोशन से, भावुक होकर, भावनाओं में से भरकर उनकी आवाज कांप रही थी। उन्हें रोना आ रहा था, किसी चीज को छोड़ के जाना होता है तो कि अब कभी नहीं अब कभी नहीं देख पाएंगे, अब कभी नहीं मिल पाएंगे, तो एक अजीब सी भावुक हो जाता है इंसान अजीब तरीके से, और फिर उसकी आवाज भी कांपने लगती है, रोना भी आता है। तो वही चीज ओल्ड हाउसर को भी था। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। और वो जब रो रहे थे, उनकी आवाज कांप रही थी, भावुक होकर वो जब उनकी आवाज कांप रही थी, तो हम लोगों को बड़ा, मतलब सुनकर बड़ा फनी लग रहा था। बड़ा फनी क्यों लग रहा था, आवाज कांप रही थी, बड़ा हास्यास्पद लग रहा था, बड़े हंसी भी आ रही थी। कोई रोता है तो हंसी आती है, कोई गिर जाए तो हम लोग कहते हैं गिर गया, रो तो, और गिर के रोने लगता है तो कुछ लोग होते हैं हंस जाते हैं, कितना बेवकूफ की तरह गिर गया। तो ये चीज है, तो फनी लग रहा था हम लोगों को बहुत ही, और हास्यास्पद लग रहा था, और हम सब लोग हंसना भी चाह रहे थे और रोना भी चाह रहे थे। हम लोग को हंस भी रहे थे, हंसी भी आ रही थी और रोना भी आ रहा था, मैंने हंसना भी चाह रहे थे, रोना भी चाह रहे थे। हंसना क्यों चाह रहे थे, हँसना इसलिए चाह रहे थे क्योंकि वही वो गिर गए, तो मतलब वो रो रहे थे। एक तरफ तो वो हँसी इसलिए आ रही थी, इसलिए नहीं कि रो रहे थे, रोते-रोते वो पढ़ाई कर रहे हैं। रोते-रोते जब कोई रोते-रोते एक और काम करता है, रो भी रहा है, खा भी रहा है, रो भी रहा है, पढ़ भी रहा है। तो रोते-रोते वो उस काम को कर, मतलब रो भी रहे थे और वो सारी लेसन रिपीट कर रहे थे। तो ये देखकर बड़ा हँसी आ रहा था सबको, और रोना इसलिए आ रहा था क्योंकि रोने की तो वजह थी बहुत सारी, उनका बुक और ये लेसन पढ़ने को नहीं मिलेगा, ये देश अब जर्मन लोग उसको कब्जा कर लेंगे, तो हमें फ्रेंच सीखने को भी नहीं मिलेगा, आखिरी लेसन है, टीचर भी चले जाएंगे, माहौल भी नहीं रहेगा, ये तो ये सब सोच के उन्हें रोना भी आ रहा था। हाउ वेल आई रिमेम्बर इट दैट लास्ट लेसन। फिर वो कहते हैं कि मुझे के अंतिम पाठ, जो लास्ट लेसन था, कितनी अच्छी तरह से मुझे याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और तुरंत क्या हुआ, अचानक जो है वो चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। और देन द एंजलस, एंजलस क्या होता है, एंजलस होता है जो प्रेयर, एंजलस बेल बजती है, ये बनने के लिए कि प्रेयर का समय हो गया है। चर्च में जब 12 बजते हैं तो बेल रिंग होती है, बेल रंग एज कॉल टू रिसाइड द एंजलस। एंजलस माने एक प्रेयर, डिवोशनल प्रेयर, रोमन कैथोलिक चर्च में, क्रिश्चियंस में ये प्रेयर बोली जाती है। तो एंजलस माने प्रेयर, माने 12 बजता है, जैसे ही चर्च क्लॉक में 12 बजते हैं तो प्रेयर शुरू हो जाती है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ क्रिश्चियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज, और उसी उसी समय जब घंटी बजती है, प्रेयर शुरू हो जाती है, उसी समय ड्रिल से लौट कर, मैंने अपनी प्रैक्टिस से लौट कर आते हुए प्रशिया के सैनिक की जो ट्रम्पेट्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट है ट्रम्पेट, जो जो बजाते हैं वो लोग, ढम ढम करके वो बजाते हुए वो लोग खिड़कियों नीचे से बजती हुई हम लोगों को सुनाई दी। मैंने यहाँ 12 बजे और वहां पे प्रेयर शुरू हुआ, और उसी समय जो प्रशियंस लोग थे जो वहां पे प्रैक्टिस कर रहे थे, वो लोग अपनी प्रैक्टिस से वापस लौट रहे थे, और वो हमें खिड़कियों से सुनाई दे रहा था। एम हैमिल stood up very pale in his chair। एम हैमिल पेल माने एकदम ही फीके चेहरे के साथ, विद मतलब सैड फेस बना हुआ था उनका, पेल चेहरा, पेल मतलब एकदम ही फीका चेहरा हुआ था, चेहरे की रंगत उड़ गई थी। तो उसके साथ वो अपने चेयर से उठे। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। मैंने जब वो उठ के खड़े हुए तो मैंने उनको कभी भी इतना लंबा नहीं देखा। उठ के खड़े हुए थे क्योंकि उठ के टॉल क्यों लग रहे हैं, क्योंकि अब वो एकदम अकड़ के खड़े हुए हैं, क्योंकि हम अब एक पेट्रियोटिक फीलिंग, एक देशभक्ति फीलिंग उनमें थी कि हम फ्रेंच हैं, हम लोग फ्रांस के लोग हैं, हम लोग अपने देश से प्यार करते हैं। तो जैसे आर्मी के लोग देखिए, आर्मी के लोगों को देखिए एकदम स्ट्रेट खड़े होते हैं, कभी झुक कर एकदम नहीं खड़े होते हैं एकदम, क्योंकि वो उनको गर्व है कि हम भारतीय हैं।
तो ये इसीलिए ये भी इसीलिए वो स्ट्रेट खड़े हुए, और जब वो स्ट्रेट खड़े हुए तो वो बड़े लंबे लग रहे थे देखकर। माय फ्रेंड्स सेड ही, अब जब वो खड़े हो गए फिर उन्होंने कहा, मेरे दोस्तों, उन्होंने बोला, आई करके वो कुछ बोल नहीं पाए, बट समथिंग चोक्ड हिम। मैं करके वो कुछ बोलने ही जा रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी चीज थी जो उनके चोक्ड, माने ही कुड नॉट स्पीक। वो कुछ चीज़ें, ही स्टॉप्ड हिम फ्रॉम स्पीकिंग, माने उनका गला भर आया। जब दुःख होता है, बहुत ज़्यादा रोना आता है, तो आवाज़ जो है वो हो जाती है, बंद हो जाती है, आवाज़ निकलती नहीं है। तो उनकी आवाज़ नहीं निकली, ही कुड नॉट गो ऑन, आवाज़ नहीं निकली, उनका गला जैसे भर आया, और वो कुछ कुड नॉट गो ऑन माने वो आगे नहीं बोल पाए। Then he returned to the blackboard, took a piece of chalk and bearing on with all his might, फिर वो क्या किए, जब बोल नहीं पाए तो वो मुड़े ब्लैक बोर्ड की तरफ, वहां से एक पीस ऑफ चौक, मतलब एक चौक का टुकड़ा उठाया, एंड बियरिंग विद ऑल हिज माइट, माने पूरी ताकत जुटाते हुए, पूरी ताकत, अपनी पूरी ताकत से उन्होंने जितने बड़े अक्षरों में वो लिख सकते थे उतने बड़े शब्दों में, एज लार्ज एज ही कुड, माने जितने बड़े अक्षरों में, अच्छा, विद ऑल इज माइट माने ताकत, माइट का मतलब होता है ताकत, सारी सजोते हुए, अपनी पूरी ताकत लगाते हुए, वो जितने, एंड ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और जितने बड़े अक्षरों में वो लिख सकते थे उतने बड़े अक्षरों में उन्होंने लिखा, वी ला फ्रांस। ठीक है, वी ला फ्रांस मीन्स हो गया है लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस की, फ्रांस लंबा जिए, अमर रहे जिसे कहते हैं ना, उन्होंने उस तरह से पहले तो वो रुके, फ्रांस जिंदाबाद, एक तरह से जैसे बोलते हैं ना, बड़े बड़े अक्षरों में उन्होंने लिखा, फ्रांस जिंदाबाद। इसका मीनिंग है वे ला फ्रांस, मतलब फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड, ये लिखा उन्होंने, और उसके बाद फिर वो रुक गए, और एंड लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, लीन मैंने झुका लिया, और अपने सिर को दीवार के सहारे झुका लिया, एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना कुछ बोले, ही मेड अ जेस्चर, उन्होंने हाथ से ही हमारी तरफ इशारा किया। जेस्चर माने हाथ से इशारा करना, जब जाओ या आओ तो हम लोग हाथ से कहते हैं, तो इशारा करके तो वो पता चल जाता है, तो उन्होंने एक जेस्चर, एक इशारा किया हम लोगों को अपने हाथ से, क्या बोला, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, माने स्कूल की छुट्टी हो गई है, आप जा सकते हैं, इस तरह से उन्होंने हाथ से इशारा किया। माने वो बोल भी नहीं पा रहे थे, इतना ज्यादा उनको उनका गला भराया था, उनको इतना दुख हो रहा था कि उनके मुंह से गले से आवाज नहीं निकली, और उन्होंने बोल दिया, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल की छुट्टी हो गई है, अब तुम लोग जा सकते हो। यहाँ पे हो गया आपका लेसन एंड। ठीक है, लेकिन इसके अलावा मैं आप लोगों को पार्ट टू में, या फिर इसी में, मैं आप लोगों को इसकी समरी एक तरह से बता दूंगी, जिससे कि और ज्यादा क्लियर हो जाए, और वर्ड मीनिंग्स भी मैं दे दूंगी, जिससे आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। ठीक है, कि अब हम लोग देखेंगे द लास्ट लेसन जो है उसका टाइटल कहाँ तक सही है। टाइटल एनालिसिस हम लोग पढ़ेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन इज एन evil that corrodes golden opportunities set in our ways, is delaying our works, and an inherent flaw in our outlook towards life. प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है? प्रोक्रेस्टिनेशन में टाल मटोल करना, आगे के लिए, फ्यूचर पर छोड़ देना कोई चीज, जो हम लोग हिंदी में करते हैं, ये बहुत बड़ी इवल माने बुराई है। प्रोक्रेस्टिनेशन मीन्स टाल मटोल करना, टू पोस्टपोन करना, किसी चीज को बाद में करने के लिए, ये बहुत बड़ी बुराई है। दैट कोरोड्स माने जो हमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी को, कोरोड्स माने लूज कर जाते हैं, हम लोग खो देते हैं, जो गोल्डन मौका है, सुनहरा मौका हम लोग खो देते हैं। तो ये भारत के लोगों में और बहुत सारे लोगों में ही ये होता है कि अरे आज नहीं, कल पढ़ लेंगे, अरे हो जाएगा, कल हो जाएगा, एक दिन और है, दो दिन और है, एक हफ्ता और है। तो ये चीज जो है टालने की जो चीज है, ये बहुत बड़ी बुरी चीज है। आप लोग भी कभी टालिएगा मत, कभी भी पढ़ना है तो तुरंत पढ़िएगा, कल पढ़ लेंगे, अरे अभी तो 2 दिन है, अभी तो एक महीना है, ये कभी मत करिए। तो ये हमारी बुराई है, जिससे हम लोग गोल्डन अपॉर्चुनिटी खो देते हैं, और इससे हमारा काम जो है वो डिले हो जाता है, देर हो जाता है उसमें, और ये हमारी अंदर की कमी है। हम लोग की जो दृष्टिकोण है लाइफ के प्रति, जो हमारा आउटलुक है, और ये बहुत ही गलत है। तो ये स्टोरी भी इसी के इर्द गिर्द घूमती है, जो लास्ट लेसन एम हैमल पढ़ाते हैं, जो भी फ्रेंच पढ़ा रहे हैं। अब वो फ्रेंच नहीं पढ़ाएंगे स्कूल्स, एल्सेस और लोरेन के स्कूल्स में, ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे इन्होंने कब्जा कर लिया है, तो इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा। अगर हम अपने लाइफ को टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं, और तो हम लोग जो उसकी ग्रेटफुल, कितना उसका एहसान
उसको समझने में भूल जाते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं, फेल टू बी ग्रेटफुल फॉर इट। हम लोग उसके प्रति ग्रेटफुल होना भूल जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि कितने ग्रेटफुल हैं हम इस चीज के। तो इससे क्या होता है, चांसेस आर दैट वी विल लूज इन टाइम्स टू कम। तो अगर हम लोग ग्रेटफुल ना हो, अगर हम चीजों को हल्के में लेंगे, तो आगे फ्यूचर में हमें बहुत ज्यादा कुछ खोना पड़ सकता है। और यही एग्जैक्टली हुआ कि लोग एल्सिस और लोरेन के लोगों के साथ। उन्होंने क्या किया, टाल मटोल करके उन्होंने क्या किया, पहले पढ़ते नहीं थे और सोचा बाद में कर लेंगे, हो जाएगा, सीख लेंगे। तो इससे उन्होंने जो है वो अपना मदर टंग जो कि फ्रेंच, उसको भी वो उनको जो सीखने का चांस उनको बंद हो गया। और उन्होंने कभी भी, क्योंकि उन्होंने पहले कभी भी इस लैंग्वेज को सीखने की बॉदर नहीं किया, सीखने की जरूरत नहीं समझी, परवाह नहीं की। और ये बहुत ही, इट्स अ मैटर ऑफ शेम, और ये बहुत ही शर्म की बात है दैट बीइंग फ्रेंचमैन दे वर अनेबल टू रीड एंड राइट फ्रेंच। और ये बड़ी शर्म की बात है कि एक फ्रेंचमैन होने के नाते वो लोग फ्रेंच ना तो पढ़ पाते हैं ना लिख पाते हैं। इस तरह से द टाइटल द लास्ट लेसन इज एप्ट। एप्ट माने अप्रोप्रिएट है, सही है, क्योंकि ये हमें सिखाता है, ये हमें सिखाता है द पीपल एलिस और एल्सेस और लोरेन के लोगों की तरह हम लोग रीडर्स भी हैं, जो लोग इसको सीखना चाहिए। एंड रीडर्स एज वेल दैट लेसन्स ऑफ लाइफ मस्ट बी लर्न वेल इन टाइम। हम लोगों को, जो आप लोग रीडर्स लोग जो पढ़ रहे हैं, उनको ये सीख देने के लिए करा गया है कि टाइम से पढ़ लेना चाहिए। कोई भी लेसन अगर पढ़ना है तो टाइम से पढ़ लीजिए। लेस्ट, लेस्ट माने कहीं ऐसा ना हो, लाइफ शुड टेक अवे द अपॉर्चुनिटी, कहीं ऐसा ना हो कि जीवन आपका जो अपॉर्चुनिटी है वो छीन ले आपसे, जो सुनहरा मौका है वो छिन जाए। तो ये है टाइटल का एनालिसिस, क्यों ये लास्ट लेसन है और इसमें क्या बताया गया है। मतलब हम लोगों को इसमें एक चीज बताई गई है कि हम लोगों को अपनी भाषा को, अपनी लैंग्वेज के इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। एम हैमल जर्मन भाषा के आदेश के बारे में बताते हैं, मातृभाषा के महत्व पर जोर भी देते हैं। तो ये चीजें जो है बहुत ही जरूरी है, छोटे से शहर में होती है फ्रांस जो है, ये दिखाया गया है। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, भाषा बहुत ज्यादा जरूरी है, भाषा का सीखना बहुत ज्यादा, भाषा की महत्व इसमें बताई गई है इन शॉर्ट। ठीक है, वर्ड की मीनिंग्स अगर आप लोगों को देखना है, इसमें मैंने लिख के दे दिया। ब्लश्ड, ब्लश्ड माने टर्न रेड, चेहरा लाल हो जाना, ड्यू टू एम्बेरसमेंट या शेम, शर्म के मारे जब लाल हो जाता है। चोक्ड माने बिकेम अनेबल टू स्पीक बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन, भावुक हो जाते हैं तो हमारा गले से आवाज नहीं निकलता, चोक्ड कहते हैं। कोमोशन माने कंफ्यूज्ड और नॉइजी डिस्टर्बेंस, शोर शराबा। कमेंडेबल माने तारीफ के लायक। कॉम्प्रिहेंड माने टू अंडरस्टैंड या ग्रेस्प समथिंग फुली, किसी चीज को समझना। क्रैंक्स बने एसेंट्रिक, झक्की, या फिर स्ट्रेंज, या फिर झक्की बोलते हैं, झक्की आदमी और अजीब आदमी। और ये तो यहाँ पे थे, क्रैंक मतलब है बहुत ही गुस्से वाले, हॉट टेम्पर्ड कह सकते हैं। ड्रेड मने हो गया टू फियर, डरना। ठीक है, ड्रिलिंग मने प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करना, एक्सरसाइज करना। इम्पर्टिबल, इम्पर्टिबल मतलब हो गया अनेबल टू बी अपसेट और एक्साइटेड, बड़े शांत। इम्पर्टुर्बेबल माने हो गया एकदम शांत। पेशेंस, पेंटिनेंस मतलब फीलिंग ऑफ डीप रिग्रेट। पेंट, रिपेंट करना। प्रोक्लेम माने अनाउंस करना। रिप्रोच माने ब्लेम करना या डिसअपॉइंट होना, किसी चीज के प्रति निराश हो जाना या ब्लेम करना, खुद को कोसना, मेरी वजह से हो गया, तो ये ऐसा हुआ, खुद को कोसना। सोलम माने एकदम सिंसियर, सीरियस, गंभीर। टेम्पटिंग माने बहुत ही अट्रैक्टिव। और रिचेस माने यहाँ पे हो गया अनफॉर्चुनेट, अनहैप्पी पीपल, बेचारे लोग। तो ये तो मीनिंग्स है, मीनिंग्स मैं बताती भी गई हूँ बीच बीच में, और ये रिटर्न में भी आपको मैंने दे दिया जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, थीम, लेसन की थीम अगर देखना चाहे तो एक बार एक झलक देख लीजिए। वैसे लेसन तो आपको एक्सप्लेन कर दिया है। Theme of the lesson: the importance of language and its connection with nationalism are the central themes of this chapter. Last lesson, last lesson का जो थीम है, वो किस तरह से लैंग्वेज का क्या इम्पोर्टेंस है और एक राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म के साथ उसका क्या कनेक्शन है, यही मेन सेंट्रल थीम है इस चैप्टर लास्ट लेसन का। और जो प्रोटोगोनिस्ट है ऑफ द नैरेटिव इज कॉल्ड, प्रोटोगोनिस्ट माने जो मेन कैरेक्टर है इस नैरेटिव का, वो है लिटिल किड, छोटा सा बच्चा जिसका नाम है फ्रांज। हुज टीचर, जिसके टीचर एम हैमल जो है वो कंपेल्ड माने बाध्य हो जाते हैं टू फ्ली हिज नेटिव टाउन, जो उसके टीचर एम हैमल जो बाध्य हो जाते हैं अपने नेटिव टाउन में, अपने देश को
छोड़कर जाने के लिए, एंड फ्रांस एल्सेस रीजन माने फ्रांस के एल्सेस रीजन को छोड़कर जाने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं, बिकॉज जर्मन सेटलर्स आर एनेक्सिंग इट, क्योंकि जर्मन जो आर्मी है उन्होंने एनेक्स माने उन्होंने हथिया लिया है, और मेकिंग जर और उन्हें जर्मन को ही ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया है। माने अब से जर्मन जर्मन ही पढ़ाया जाएगा। नाउ द मदर टंग, और वही हमारा मदर टंग होगा। फ्रेंच ने विल नॉट विल नो लॉन्गर बी, नॉट गलत लिखा हुआ है, will no longer be, French will no longer be, फ्रेंच विल नो लॉन्गर बी टॉट इन द स्कूल्स, और फ्रेंच जो है वो स्कूल्स में नहीं पढ़ाए जाएंगे। फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स, ये फ्रेंच है गलत, फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स में, जो डिस्ट्रिक्ट्स का नाम क्या है, एल्सेस और लोरेन, इवन दो इट इज ऑब्वियस दैट द स्टूडेंट्स वोंट बी एबल टू स्पीक फ्रेंच इन द फ्यूचर, द नेटिव फ्रेंच टीचर मोंसे हैमल is determined to give them one more lesson in the language। हालांकि ये स्वाभाविक है कि स्टूडेंट्स और आगे फ्रेंच नहीं बोल पाएंगे, ना सीख पाएंगे इन फ्यूचर, लेकिन फिर भी जो फ्रेंच टीचर जो है वो एम हैमल, वो इस बात को डिटरमाइन मतलब निश्चित कर लेते हैं कि वो एक लास्ट एक लेसन अपनी इस भाषा में जरूर पढ़ाएंगे। और वो जोर देते हैं इस लैंग्वेज पर कि ये हमारी इंटीग्रल, ये हमारे अंदर की, ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, और इसको दबाना नहीं चाहिए। अगर हम इसको दबा दबा देंगे, कोई आके दबा दे, तो हम अपनी आइडेंटिटी खो देंगे, और दुश्मन देश जो है वो हमें इसको दबाने पे ही मजबूर करेगा। तो फ्रेंच विलेजर्स जो हैं वो भी इस चीज को रियलाइज करते हैं, REALIZED, रियलाइज, ठीक है, रियलाइज, एफ यहाँ पे फ्रेंच FRENCH, और यहाँ पे नॉट लॉन्गर नहीं, नो लॉन्गर, ठीक है। रियलाइज दैट दे हैव बीन ओवरपावर्ड बाय, और फ्रेंच विलेजर्स जब इस बात को एहसास करते हैं, इस बात का एहसास करते हैं कि उनको एनिमी सोल्जर्स ने हथिया लिया है, उनको कब्जा कर लिया है, बिकॉज दे डिड नॉट वैल्यू, और इस और क्योंकि उन्होंने कभी अपने देश की वैल्यू नहीं कर पाए, अपने मदर टंग की वैल्यू नहीं कर पाए। मदर टंग उनकी फ्रेंच थी, जिसको उन्होंने कभी भी मूल्य नहीं दिया, कभी भी उसकी इम्पोर्टेंस नहीं दिया। इस बात से वो लोग पछता भी रहे हैं। ठीक है, तो ये है लेसन का थीम। आ सकता है क्वेश्चन इस तरह के, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस लेसन। नाउ वी विल गो थ्रू द समरी ऑफ द लास्ट लेसन। समरी पढ़ लेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। The chapter, the last lesson by Alphonse Daudet, is set in the background of the France-Prussian War, which led to the annexation of Alsace and Lorraine by Germany. Chapter, the last lesson, Alphonse Daudet की जो setting है, जो set किया गया है, जब फ्रांस और प्रुशिया का जब वॉर हुआ था, फ्रांस और प्रुशियन का वॉर हुआ था, और इसमें एल्सेस और लोरेन को उन्होंने एनेक्स कर लिया था, हथिया लिया था जर्मनी ने। और ये स्टोरी जो है वो नरेट किया गया है, मैंने सुनाया गया है, जो इसको जो प्रोटोगोनिस्ट भी है, और यंग बॉय जिसका नाम है फ्रांस, एंड ये एक स्टूडेंट है छोटे से विलेज एल्सिस, छोटे से विलेज एल्सिस का एक स्टूडेंट है। जब स्टोरी शुरू होता है तो फ्रेंड्स जो है वो स्कूल के लिए लेट हो जाता है, और वो बहुत ही उत्सुक है, किस तरह से बहुत चिंतित है कि किस तरह से वो टीचर को फेस करेगा, मोन्जिर हैमल को। और उसे डर लगता है कि वो फिर उसे डांट पड़ेगी ना, लेसन न लर्न करने के लिए। हालांकि जब वो स्कूल पहुंचता है तो वो उसे पता चलता है, वहाँ का उसे देखता है कि वो एटमोसफेयर, वहाँ का हवा आवा हवा जो है, माहौल जो है बिल्कुल डिफरेंट है, एकदम अलग है। और यूजुअल जो आमतौर पे जो नॉइज और जो चैटर और क्लासरूम का जो आवाज होती थी, शोर शराबा, वो बिल्कुल उसकी जगह पे एकदम साइलेंस हो गया है, शांति छाई हुई है। और एम हैमल जो यूजुअली बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, और वो अब अच्छे कपड़ों में, संडे क्लोथ्स माने बेस्ट क्लोथ्स, न्यू क्लोथ्स, नए नए कपड़े पहन के वो आए हैं, और उन्होंने वो भी बड़े काम माने शांत दिखाई दे रहे हैं। फ्रांस को पता चलता है कि ये वहां पे वो लोग लास्ट फ्रेंच लेसन पढ़ने वाले, क्योंकि जर्मन अथॉरिटीज ने, जर्मन अधिकारियों ने उन्होंने ऑर्डर दिया है, बर्लिन से ऑर्डर आया था, बर्लिन द कैपिटल है जर्मनी का, तो बर्लिन से ऑर्डर आया था कि जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाया जाएगा स्कूल्स में। और ये न्यूज बहुत ही शॉकिंग होता है, बहुत ही झटका लगता है फ्रांस को, और वो रियलाइज करता है कि इस लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा थी। अपने कल्चर, अपनी संस्कृति को उसने कभी सीखा नहीं वो, और अब स्कूल भी एंड होने लगा है, माने स्कूलिंग उसकी एंड होने को आई, लेकिन अभी तक उसे अपना कुछ सीखने को नहीं मिला फ्रेंच के बारे में, ना फ्रेंच बोलना आता है, ना लिखना आता है, तो वो अफसोस कर रहा है। पूरे लेसन में, थ्रू द लेसन, मॉन्से हैमल स्पीक्स विद ग्रेट पैशन अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज एंड सिग्निफिकेंस। और पूरे लेसन में मॉन्से हैमल जो है वो बड़े एक पैशन के साथ बात करते हैं, जोश के साथ फ्रेंच फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज की सिग्निफिकेंस क्या, इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है, महत्व है,
उसके बारे में बात करते हैं। एक्सप्रेसेस लव फॉर द लैंग्वेज एंड रिग्रेट दैट द स्टूडेंट्स डिड नॉट अप्रिशिएट द लेसन्स मोर, और वो अपना प्यार उस लैंग्वेज, उस भाषा के प्रति अपना प्यार जताते हैं, और वो पछताते हैं कि मैंने रिग्रेट करते हैं इस बात को, वो पछतावा दिखाते हैं कि स्टूडेंट्स ने कभी भी उनके लेसन्स को अप्रिशिएट नहीं किया, कभी स्टूडेंट्स लोगों ने पढ़ने की जहमत नहीं उठाई, जरूरत नहीं समझी। द स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग The students, including friends, are filled with a sense of loss and regret for not valuing their education and their language earlier. और फ्रांस जो है, सारे स्टूडेंट्स जिसमें फ्रांस भी था, उनमें एक खो देने की एक एहसास और पछतावे का एक एहसास उनके अंदर भर गया है, क्योंकि एजुकेशन के उन्होंने, शिक्षा को कभी उन्होंने वैल्यू ही नहीं किया, और पहले उन्होंने अपनी भाषा को सीखा भी नहीं। और जिस तरह से लेसन आगे बढ़ता है, प्रोग्रेस करता है, जो स्टूडेंट्स जो है वो एक नॉस्टैल्जिया माने पुरानी बातों से, पुरानी यादों से वो जुड़ जाते हैं, और पहले हम लोग ये करते थे, वो करते थे, हमने कभी पढ़ा नहीं, ये चीजें याद करते हैं और दुखी हो जाते हैं, और वो रियलाइज करते हैं कि वो लोग अब लैंग्वेज ही, केवल भाषा ही नहीं खो रहे हैं, बल्कि अपनी आइडेंटिटी भी, अपनी जो पहचान है वो भी खो रहे हैं, वो फ्रेंच होते हुए भी उनको ना तो फ्रेंच बोलना आता है, ना लिखना आता है ठीक से, तो एक तरह से अपनी पहचान भी वो खो रहे हैं। न केवल भाषा खो रहे हैं, बल्कि वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान भी खो रहे हैं। द स्टोरी एंड द प्रेग्नेंट मोमेंट रिमेंस एंड Hamel bids farewell to the students and transfers a deep sense of remorse for not having taken his studies seriously. और स्टोरी का एंड होता है एक बहुत ही मार्मिक पल के साथ, दुखद पल के साथ, जहाँ पे मॉर्मन सॉरी मॉन्सियर हैमल सबको अलविदा कहता है अपने स्टूडेंट से, और फ्रांस को भी बहुत रिमोर्स माने दुख, बहुत ही डीप सेंस ऑफ रिमोर्स, उसे भी बहुत गहरा दुख लगता है कि उसने स्टडीज को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। And the chapter highlights themes of patriotism, loss, and the importance of language and culture. It serves as a reminder of the value of education and the need to cherish one's heritage. और ये चैप्टर क्या सिखाता है? पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति। थीम इसका क्या है? अपने देश से प्यार करिए, अपनी भाषा से प्यार करिए, शिक्षा का महत्व दीजिए, मातृभाषा को महत्व दीजिए, ये सब चीजें। तो ये चैप्टर चैप्टर जो है वो हाईलाइट करता है देशभक्ति पर जोर देता है, और क्या चीज हम खो देते हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। लैंग्वेज की कितनी इंपॉर्टेंस है, हमारी लैंग्वेज, हमारी भाषा, हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना उसको हमें संजो कर रखना चाहिए, ये इस बात पर जोर देता है। और ये एक रिमाइंडर की तरह काम करता है, कि याद दिलाता है कि एजुकेशन का, शिक्षा का कितना वैल्यू है, कितनी कीमत है, कितना मूल्य है, एंड नीड टू चेरिश, और अपनी एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए, अपनी यूनिटी बनी रहे, एकता बनी रहे, अखंडता बनी रहे, इसके लिए अपनी भाषा, अपनी शिक्षा का होना कितना, जानना, नॉलेज होना कितना जरूरी है। तो ये रिमाइंड कराता है ये लेसन। तो ये सबके लिए बहुत अच्छी सीख इन्होंने, जो ऑथर ने दिया है, और बहुत ही अच्छा इन्होंने लिखा है, एल्फंस डोरे ने। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे लेसन अभी एंड कर रही हूँ। और अगर आप लोगों को समझ में आया है, तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और खूब पढ़िएगा, और मेरी बेस्ट विशेस आप सबके साथ है, खूब बढ़िया नंबर से पास होइएगा। सो ओके, और कुछ और अगर पढ़ना है, कोई लेसन पढ़ना है, तो इंग्लिश में, तो मुझे लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा, मैं और लेसन्स भी आप लोगों को जरूर पढ़ाऊंगी। ठीक है, एनीथिंग फॉर यू ऑल। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक यू।